सभी साथियों को नमस्कार। विक्की जी मंत्र पाठ करो, फिर आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। विक्की जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम धन धन्वंतरे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, सभी को नमस्कार जी। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है और गुरु जी हमारे साथ है। मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा आज की कक्षा का शुभारंभ करें। धन्यवाद। एक मिनट लूंगा मैं बीच में। सभी साथियों को बता दें जी, हो सके नए जानकार नए लोग भी आए हों, पुराने साथी तो है ही हैं। ये कक्षा श्री राजू दीक्षित जी की जो प्रेरणा थी, जो सपने थे उनको अधूरे थे, हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी तरफ से प्रयास किया जाए और बगैर दवाई हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और ज्यादा साथी जुड़े और कोई प्रश्न हो तो बीच में हैंड रेज करके बात करें, अन्यथा कृपा करके कोई बीच में माइक ना खोले। अगर प्रश्न है तो प्रश्न भी लिए जाएंगे और बाद में सारे उत्तर भी दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है, किसी से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा सपना है भाई श्री राजू दीक्षित जी का सपना कैसे पूरा हो। तो वैद्य नरेंद्र धंधा जी आपका स्वागत है, क्लास शुरू करें। धन्यवाद शेषन जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज के टाइम में हमारे चारों तरफ इतने ज़्यादा षड्यंत्र है, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बात करी, राजीव भाई ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें षड्यंत्रों में फंसा के दवाई बाजार का हिस्सा बनाने का प्रयास है और उसमें अपनी लगभग 80-90% जनसंख्या हो भी रही है हिस्सा दवाई बाजार का जी। किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या एक बार हो जाती है, शुगर, बीपी, थायराइड, तो वो गोली एक बार शुरू हो गई तो जीवन भर चलती रहे जी। यानी कि इतने अधिक षड्यंत्र है, उनके द्वारा दवाई बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश है हम सबको, और हम सब उसका शिकार हो भी रहे हैं। कोई भी बीमार पड़ने पे बस आदमी यही सोचता है कि जो गोली है, दवा है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, इंजेक्शन है, वो कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा, वो सब कुछ ही ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जी, कि एक बार दवाइयाँ शुरू होने के बाद वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी या जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? कहाँ गलतियां हैं कि हम एक बार दवाई शुरू होने पे बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी? वो हम सबका प्रयास है कि गलतियां कहाँ हो रही है। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी, हम मनुष्य है, तो हर एक जीवित रहने के लिए आहार पे निर्भर है जी, भोजन पे निर्भर है हर एक प्राणी। और भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है, या तो पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहली क्लास में पहले दिन हमने देखा कि भाई हमने भोजन केवल खा लेना है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। भोजन जब भी खाएं पचाने के लिए खाएं, इस सोच के साथ खाना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो पच रहा है। तो भोजन जब भी खाएं पचाने के लिए खाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो दूसरा काम होना है, भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है, या पचना या सड़ना, तीसरा कोई काम नहीं होता। पचता है तो शरीर में लगता है और सड़ता है तो बीमारियां पैदा करता है। तो वो सड़ना और बीमारियां पैदा करने का काम नहीं होगा जी। और जो बीमारियां भोजन का पाचन ना होने से पैदा हो रही है, उनको कोई भी डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, कोई भी चिकित्सा की पैथी ठीक नहीं कर सकती जब तक भोजन के नियमों को ठीक ना किया जाए। तो पहला नियम था कि भोजन जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है। दूसरा नियम था अग्नि के समय पे खाना है ताकि भोजन का पाचन हो।
तीसरा नियम था कि खाना जब हमारे पेट में चला जाए तो उसके साथ या बाद में 1 घंटे तक दूध, पानी, चाय, लस्सी, कॉफ़ी, सलाद इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है ताकि खाना पचे जी। फिर पिछली कक्षा का जो नियम था वो ये था, प्रकृति ने हमें 3 रूप में खाना दिया है। एक कच्चा है जिसको हम खा सकते हैं, एक प्रकृति ने पका के फ्रूट दिए हैं आपको जिसको आप खा सकते हैं, कुछ अनाज है, दालें हैं, छोले, चने इस तरह की चीजें हैं जिनको पकाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी पोषकता हम कच्चे रूप में नहीं ले सकते, उनकी पोषकता हमें पचने पर ही मिलती है जी। तो 4 नियम हमने पढ़े हैं। अब आज का जो नियम है वो ये है कि खाना हम खाते ही क्यों हैं जी। खाना क्यों खाते हैं, खाना अंदर जाके करता क्या है, खाने की जरूरत क्या है हमारे शरीर को। खाना जब हम खाते हैं अंदर जाके वो पचता है, तो पचने पे क्या होता है। ग्रुप में फोटो भेजा है जी, एक चार्ट है जिसके ऊपर 7 धातुएं शरीर की दिखाई गई है जी। तो खाना हम करते ही क्यों हैं, सवाल ये है। खाना जब अंदर जाता है तो वो काम क्या करता है, खाना जब पचता है तो उससे रस बनता है जी, शरीर की पहली धातु। फिर उस रस से रक्त बनता है जी, जिसको हम खून बोलते हैं, शरीर की दूसरी धातु। फिर उस खून से मांस बनता है जी, जो हमारी हड्डियों को ढके हुए है, जो शरीर को आकर्षक बनाने का काम करता है। फिर मांस से चौथी धातु मेद बनता है जी। मेद क्या है, पूरे शरीर की चिकनाई, जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है और हर एक सेल के अंदर चिकनाई की लेयर प्रोवाइड करवाती है हर एक ऑर्गन के अंदर, ताकि वो जीवित रहे। उसके ऊपर किसी बाहरी किसी भी खतरनाक चीज, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भाई आदमी बाहर पेशाब करता है तो दीवार को गड़ा देता है, लेकिन अंदर ऑर्गन कैसे बचे हुए हैं, तो उन ऑर्गन की सुरक्षा के लिए। फिर मेद से आगे छठी धातु बनती है, 5वीं धातु बनती है अस्थि, जिनको हड्डियां बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है। फिर उससे छठी धातु बनती है मज्जा, जो हड्डियों के अंदर की चिकनाई है जी। अगर वो सूख जाए तो फिर हड्डियों के अंदर से कट कट के आवाज आना, हड्डियों में खोखलापन होना जी। मज्जा धातु के बाद बनता है शरीर की 7वीं धातु शुक्र जी, शुक्र जिससे गर्भधारण होता है। फिर शुक्र के बाद बनता है ओज, ओज मतलब हमारी जीवनीय शक्ति, जो हमारे अंदर वीरता, पराक्रमकता आदि भाव पैदा करते हैं। अब भोजन पचने से बना रस, रस से फिर बाकी 6 धातुएं और बनती है। अब रस धातु कितना अच्छा होगा, जितना अच्छा रस धातु होगा उतना ही अच्छा रक्त होगा जी, उतना ही अच्छा मांस होगा, मेद होगा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब शुक्र धातु अगर बढ़िया चाहिए हमें क्वालिटी का, तो उसके लिए रस धातु का अच्छा होना जरूरी है। अब रस धातु अच्छी बने, भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि शरीर में धातुएं बनती है। अब वे धातुएं कमजोर बननी चाहिए कि अच्छी बननी चाहिए, तो जाहिर सा सवाल है कि अच्छी बननी चाहिए। अब अच्छी बनेगी कैसे, भोजन से रस, रस से फिर आगे 6 धातुएं बनती है। अब वो 6 धातुएं कितनी अच्छी होगी वो डिपेंड करेगा रस कितना अच्छा है। अब रस कितना अच्छा बनेगा, सारी धातुएं उस पर निर्भर है, वो डिपेंड करता है कि जी भोजन कितना अच्छा है। क्या हमारा भोजन शुद्ध है, क्या हम शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं। भोजन करते क्यों हैं, क्योंकि शरीर की 7 धातुएं बनती है, उससे शरीर का धारण होता है। तो 7 धातुएं कितनी अच्छी बनेगी, कितना अच्छा भोजन है। तो भोजन क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम भोजन शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अगर शुद्ध भोजन करेंगे तो ही तो स्वस्थ शरीर बनेगा, तो ही सब धातुएं अच्छी और शुद्ध बनेगी। आप लोगों से एक सवाल करें कि हमारे पास 2 तरह के फ्रूट है जी, आम है, केला है। कुछ फ्रूट उनमें से ऐसे हैं जो
केमिकल द्वारा पकाए गए हैं। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पके हुए हैं। अब आप सभी से सवाल करें कि आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करेंगे, तो जाहिर सा जवाब आएगा कि जी जो प्राकृतिक रूप से पके हुए हैं उनको खाना शुरू करेंगे, पसंद करेंगे। तो जो केमिकल से पकाए हुए हैं उनको कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो खाना हम खाते हैं, हमारे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारा भविष्य है, जो वो खाना खाते हैं, क्या उनका खाना शुद्ध है? क्या उनकी थाली में शुद्ध खाना जा रहा है? क्या खाना ऐसा है जो वाकई उनके शरीर को अच्छा बनाएगा और 70, 80 या 100 साल तक स्वस्थ रखेगा? क्या खाना ऐसा है? नहीं जी। अगर नहीं है तो ये इंसान, ये सृष्टि, ये जीव जंतु, ये प्राणी, ये तो प्रकृति ने भोजन के लिए बनाए हैं। इनकी पहली जरूरत भोजन है, ना कि दवाइयाँ। अब अगर भोजन अच्छा नहीं होगा तो दवाइयाँ तो मजबूरी का काम है, और जब तक भोजन अच्छा नहीं होगा तब तक वो चलती ही रहेगी। अब फैसला हमने करना है कि जिनको जो भी समस्याएं बनी हैं वो दवाइयाँ बंद करनी है, तो पहला भोजन शुद्ध होना चाहिए जी। जैसे कि हम सबको जी षड्यंत्रों के तहत बीमार बना के दवाई बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश है, और उन षड्यंत्रों में हम सब फंसते जा रहे हैं। अगर उनसे बाहर निकलना है तो शुरुआत भोजन से होगी जी। राजू भाई ने भी कितना अपना जो आयुर्वेद पे जितने भी व्याख्यान दिए वो भोजन के ऊपर थे जी। उनका पहला ही नियम क्या था कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन नहीं, विष है। चेन्नई वाला स्वास्थ्य व्याख्यान का जो पहला सूत्र था। उन्होंने इतना क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि जी आप जब तक भोजन के नियमों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हम खा क्यों रहे हैं, खाने की जरूरत क्या है, खाना अंदर जाके करता क्या है, तो कोई भी डॉक्टर दवाइयां हमें ठीक नहीं कर पाएगी और हम इन षड्यंत्रों में फंसे रहेंगे। आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, एक जो बच्चा है वो 15, 20, 25 साल तक तो माँ बाप पे निर्भर है जी। अगले 25 साल वो अपने जीवन के कमाता है, उस दौरान वो बीमार होता है, इन सब षड्यंत्रों में फंसता है। फंस तो वो शुरू से भी रहा है, लेकिन उस दौरान वो अपने शरीर में बीमारियां पैदा करता है और जीवन के अंतिम 10-15 साल वो लगाता है। ये आज के इंसान की कहानी है जी। अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें अपने भोजन के नियम, खाना क्यों खा रहे हैं, खाने की जरूरत क्या है, खाना खाना किस लिए है, फिर पचने में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तो पहले इस चरण को हमें ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह दवाइयों में पिसते रहेंगे जी। देखो आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा आपने जिया है। आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई स्कूटी है। आपको पता हो कि आपके आसपास जो पेट्रोल पंप है उसमें जो पेट्रोल या डीजल जो आपकी गाड़ी में डलता है वो शुद्ध नहीं है जी। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे शुद्ध डलता है तेल बिना मिलावट का और आसपास वाला अच्छा नहीं है, मिलावटदार है, ऐसा अगर सूचना मिले तो हम 5 किलोमीटर दूर जाएंगे जी उसमें डलवाने के लिए। कोई भी आदमी नजदीक से नहीं डलवाएगा। 10 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो अपनी बाइक के लिए, गाड़ी के लिए, कार के लिए वो जाएगा जी। लेकिन हमने अपने शरीर को कचरे का डिब्बा बना दिया है, हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं जी। एक गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, उसके लिए तो हम ये सोचते हैं कि उसमें कोई गलत चीज़ नहीं डलनी चाहिए, शुद्ध चीज़ ही डलनी चाहिए, नहीं तो उसका इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, जो पूंजी लगाई है वो वेस्ट हो जाएगी। जब हम अपने शरीर में शुद्ध नहीं डाल रहे हैं तो हमें डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल कहाँ ठीक कर देंगे जी। क्या हमारा जो इंजन है, लीवर है, वो नहीं खराब होगा? क्या हमारे ऑर्गन नहीं खराब होंगे जी?
आप सब लोगों को बोला जाए कि आप प्राकृतिक फल खाना पसंद करेंगे कि केमिकल से पका हुआ, सब प्राकृतिक, लेकिन हम अपने घरों में क्या खा रहे हैं जी? इतना खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया डलता है, इतना जहर, भोजन ही विषैला है जी। भोजन ही शुद्ध नहीं है तो धातुएं शुद्ध कहाँ से बनेगी जी? और फिर पैदावार बढ़ाने के नाम पे इतने ज्यादा हाइब्रिड बीज, उनमें जो असली प्राकृतिक पोषकता है वो तो खाने में है ही नहीं जी। कुछ साल पहले रिसर्च भी आई कि भारतीय खाने में वो दम नहीं बचा जो 30-40 साल पहले होता था। तो बीमारियां इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि हमारी बेसिक चीजें ठीक नहीं है जी। हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर भोजन के लिए बना है, शुद्ध भोजन के लिए बना है जी। और अब तो ये जीएमओ आदि इस प्रकार के भी पता नहीं किस किस तरह के बीज आ गए हैं, जो असली ताकत देसी बीजों में थी वो सब षड्यंत्र के तहत वो भी गायब कर दिए गए हैं जी। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारी पीढ़ी, आप देखो अगली पीढ़ी में शारीरिक स्ट्रक्चर ही नहीं बचे हैं जी। एक बच्चा 25 साल तक माँ बाप पे निर्भर है, अगले 25 साल कमाता है, आखिरी 10-15 साल वो लगाता है जी। स्वस्थ तो कोई जी नहीं रहा है जी। एक महिला की कहानी देखें, महिला या लड़की की, हमने क्या देखा जी कि भाई शुद्ध भोजन होगा तो ही स्वस्थ शरीर होगा, शुद्ध भोजन से ही शुद्ध धातुएं बनेगी, अच्छी धातुएं बनेगी। अब अगर जब भोजन ही शुद्ध नहीं खा रहे तो धातुएं अच्छी कहाँ बनेगी जी? एक लड़की का जीवन अगर हम देखें, एक महिला का जीवन अगर हम देखें, तो वो मुश्किल से अपने जीवन में 10 साल सुखी से या खुशी से रहती है, स्वस्थ अगर ऐसा कहें। 12-13 साल की उम्र में मासिक शुरू हो जाता है जी। और मासिक शुरू होने से आप देखेंगे कि हर महिला की कहानी है कि मासिक के दिनों में भयंकर पेन होना, असहनीय पेन होना। हर 28 दिन बाद मासिक आता है तो महिला भयभीत रहती है कि वो दिन नजदीक आने वाले हैं जी। किसी का मासिक अच्छा नहीं है, पेन भयंकर है, हम मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो क्या है? ये प्राकृतिक प्रोसेस है जी। तो मासिक की भी प्रोसेस प्राकृतिक है जी, उस वो पेनलेस होनी चाहिए। क्या होता है कि किसी भी महिला को मासिक आया है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मासिक चलेगा। मासिक बंद होने पे अगले 10-15 दिन उसमें दोबारा से नया रक्त संचय होता है गर्भाशय की दीवारों में। अगर उस दौरान वो शादीशुदा है, कंसीव हो जाता है, तो फिर मासिक आना बंद हो जाते हैं। अगर कंसीव नहीं होता है तो फिर 15 दिन के बाद जब अगले 28 दिन होंगे वो पुराना रक्त निकलेगा, अगले 3-4-5 दिन, और फिर से अगले 15 दिन जो नया संचित होगा वो गर्भ धारण के लिए है। अगर नहीं हो रहा है तो 15 दिन बाद फिर से वो मासिक बाहर निकलेगा। तो जैसे हमने देखा यूरिन है, यानी पेशाब है, मल है, और ये मासिक है, ये पेनलेस होने चाहिए। पेशाब करते हैं तो किसको दर्द होता है जी? मल त्याग करते हैं, हाँ किसी का कब्ज है, वो बिगाड़ लिया है जी सिस्टम। तो 13 साल की उम्र से मासिक शुरू होता है। अब मासिक होते ही पेन जो होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि धातुएं हमारी अच्छी है ही नहीं जी, खाने से ताकत मिल ही नहीं रही है। भोजन पचने से रस बनता है, रस से खून बनता है, खून क्या करता है? हर एक सेल को जीवित रखे हुए है जी। अब खून में वो ताकत ही नहीं है तो हर एक ऑर्गन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी जी। तो 12-13 की साल में पीरियड, वहाँ पे पेन, हर मासिक में भयंकर पेन, किसी का टाइम से नहीं आ रहा है, किसी का डिले है, किसी को ब्लीडिंग कम है, पेन अधिक है, किसी को ग्रंथि ला रहा है, गांठें हैं उसमें। हर महिला को मान के चलो 10 में से 7 को पीसीओडी है। यानी 13 साल की उम्र से समस्याएं शुरू, शादी के बाद समस्याएं और पिक पे हैं। आज के टाइम में बच्चे नहीं हो रहे हैं, जब वो 10-12 साल से मासिक बिगड़ा है, आगे 10-12 साल तक तो पूरा वो घर बन चुका है वात पित्त कफ का या बीमारियों का। शादी के बाद बच्चे नहीं हैं और समस्याएं हैं। बच्चे आईवीएफ के द्वारा हो रहे हैं जी।
आईवीएफ क्या तकनीक है कि किसी दूसरे पुरुष का जो शुक्राणु है वो अंदर डाल दिया जी। फिर आगे बढ़े, 30 की उम्र के बाद भी समस्याएं हैं, 40 के बाद तो यूट्रस नहीं है, मोनोपोज मासिक बंद होने के बाद तो जीवन पूरी तरह से महिला का बदल जाता है जी। तो महिला की तो पहले 10-12 साल को छोड़ के बाकी जीवन तो परेशानियों में ही है जी। जब हम भोजन जो हमने लेना है वो अपना काम ही नहीं कर रहा तो बीमारियां समस्याएं तो होगी जी, और फिर डॉक्टर दवाइयां ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो आज ना डॉक्टरों की कमी है ना दवाइयों की, तो हर कोई स्वस्थ होता जी। तो स्वस्थ कैसे होंगे, ठीक कैसे रह सकते हैं? बीमारियां आ गई है तो करना क्या है जी? आपके घर में बार बार गाड़ी ठीक खराब हो रही है तो आप ये तो देखेंगे कि ये खराब क्यों हो रही है। या आपके घर में आजकल सबके घरों में प्लम्बिंग की फिटिंग है, किसी को पाइप खराब हो रहा है तो हर बार पाइप बदलते तो नहीं चले जाओगे आप, ये तो देखेंगे कि खराबी कहाँ से आ रही है। तो षड्यंत्र इतने अधिक है कि हम ये सोचते ही नहीं है, समय ही नहीं है जी इंसान के पास कि बीमारी क्यों हो रही है, और ना ही फिर सही मार्गदर्शन है। तो भोजन कैसा हो? भोजन शुद्ध हो जी, जिसमें किसी प्रकार का खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया, केमिकल ना डला हो, हाइब्रिड बीज ना हो, जीएमओ बीज ना हो, प्राकृतिक बीज हो जो प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिए। तो जब शुद्ध भोजन होगा तो शुद्ध भोजन से शरीर की 7 धातुएं हैं जो शुद्ध बनेगी जी। भोजन कर क्यों रहे हैं? वो 7 धातुएं शरीर में अच्छे से टॉप अप होती रहे हर रोज। तो सीधा सा सिंपल सा देखो, बीमारियां क्यों जी? बीमारियां क्यों? क्योंकि भोजन करते क्यों हैं? भोजन अंदर जाके पचता है तो वो शरीर की 7 धातुएं निर्माण करेगा। अगर वो अच्छे से बढ़िया टॉप अप हो रही है, हर रोज अच्छे से निर्माण हो रही है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जब वही बिगड़ जाएगी तो शरीर फिर बीमार होगा ही, और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे जी। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है। महिला का तो देख ही लिया जी, वो तो बड़ी मुश्किल से 10 साल भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाती है, सुखी नहीं रह पाती है, बीमारियों से मुक्त नहीं रह पाती है। एक बच्चा 20-25 साल तक माँ बाप पे निर्भर है, अगले 20-25 कमाता है, अंत के 5-10 जो साल बचते हैं वो लगाता है जी। तो ये कहानी है। तो इन सब से बाहर निकलना है तो पहला जी कि हमारा भोजन शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, जैविक हो, उसमें किसी प्रकार का जहर ना डाला गया हो। हमारे बच्चे की थाली में खाना आना है, वो हमारे ही बच्चे की थाली में तो आना है जी। उसके बगल में कल्पना करो कि आप ये सब जहर जो वहां डालते हो रख सकते हो क्या? नहीं रखोगे, लेकिन वहां भी तो डाल ही रहे हैं। तो पहला भोजन शुद्ध हो जी। अब बहुत से साथी जैविक कर रहे हैं, शुद्ध तो उगा रहे हैं, जो पहली टर्म हमने पढ़ी स्वस्थ रहने की, भाई शुद्ध तो उगा रहे हैं, अपनी जमीन बचेगी तो पीढ़ी बचाने के प्रयास में है, लेकिन उस शुद्ध को अगर कुकर में डाल दिया तो वहां उसकी पोषकता खत्म। क्यों? क्योंकि पका किस लिए रहे हैं? जैसे अन्न है, दालें हैं, चावल, छोले, जिनको कच्चा नहीं खा सकते, उनको पका इसलिए रहे हैं ताकि पकने पे पोषकता मिल सके जी। अगर कुकर में डाल दिया तो पोषकता उसके खत्म, पोषकता ही नहीं है तो फिर वो जैविक करने का फायदा ही नहीं है। तो पहला भोजन शुद्ध हो, वो ठीक बर्तन में बना हो, फिर वो टाइमली खाया गया हो, अग्नि पे, समय पे, और साथ में उसके लस्सी, चाय, दूध, कॉफी, सलाद, जितना हमने ये पढ़ा था ये सब ना लिए गए हो, तब जाके हमारा खाना पचता है जी। और पचने पे जिस पर्पज के लिए उसको किया है कि खाना पचने पे अच्छा रस बने, अच्छा रस बनेगा तो अच्छा खून, अच्छा मांस, अच्छा मेद, अच्छा अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं बनेगी। तो स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन खाना, ठीक बर्तन में बनाना, अग्नि के समय पे खाना, पेट में जब चला जाए तो उसके साथ लस्सी, चाय, पानी, दूध, सलाद, ये सब चीज़ें नहीं लेनी।
अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो खाना पेट में जाके पचेगा और वो अपना काम करेगा। अगर इनमें से एक भी स्टेप हमारा गड़बड़ हो रहा है तो बीमारियां होगी, और उस बीमारियों को कोई भी चिकित्सा पद्धति जब तक इनको ठीक नहीं करेंगे, यहाँ तक आयुर्वेद भी ठीक नहीं कर पाएगा जी। और एलोपैथी तो है ही केवल रोकथाम करने के लिए जी, बढ़ी हुई समस्याओं को केवल कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए, जब तक दवाई का असर है जी। एक बीपी वाला गोली खाता है, शुगर वाला गोली खाता है, 24 घंटे गोली का असर रहता है, ना खाए तो बढ़ने लगता है, फिर से वो केवल रोकथाम कर रही है। और रोकथाम करने के पीछे आपको पता ही है कि हर एलोपैथी दवाई का साइड इफेक्ट है, फिर आगे अलग अलग बीमारियां भी। तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये पहले 5 नियम है जी। अब किसी साथी का कोई सवाल हो तो वैद्य महेंद्र जी ले सकते हैं जी। हाँ जी, जिस भी साथी को सवाल रखना है हाथ उठाए, हाथ रेज करें तो आपका सवाल ले लिया जाएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, आप पूछ सकते हैं जी। अभी किसी का कोई सवाल नहीं है जी। हमारे पास पिछले जनवरी की बात है जी, एक लड़का चिकित्सा के लिए आया जी, और वो लड़का एक बड़े अधिकारी का लड़का था जी। वो लड़का अपनी पढ़ाई करने के बाद यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया, और वो बीमार इतना था कि वो बहुत इलाज लिया जी उसने, वहाँ भी फिर यहाँ आया, यहाँ भी खूब घूमा फिरा, खूब उसने ट्रीटमेंट लिया जी। और जब वो हमारे पास आया तो ऐसा हुआ कि जब वो हमारे क्लिनिक पे आया तो उसको वेटिंग के लिए 1 घंटा खड़ा होना पड़ा जी, क्योंकि उससे पहले पेशेंट थे। अब पेशेंट में आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि जी हम एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना शुरू करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। तो कोई भी पेशेंट आता है तो लगभग 30-40 मिनट उसकी काउंसलिंग पे लगती है जी, कि भाई आपकी बीमारियां बनी क्यों हैं, जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पहले उसको बताते हैं कि आपकी बीमारियां बनी क्यों हैं जी। फिर आपने क्या क्या बंद करना है, क्या क्या खाना है, किस समय पे, किस तरह से, पूरे आहार के नियम जी। तो उससे पहले जो 2 पेशेंट थे उनमें लगभग घंटा लग गया। तो फिर वो जब हमारे पास आया तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। समस्याएं बताने पे तो हमने बताया कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है आपके शरीर के हिसाब से, आपने अपना लाइफस्टाइल इस प्रकार करना पड़ेगा तब आप ठीक होंगे। तो उनका सवाल था जी क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, तो हमने डायग्नोज करके बताया कि जी हाँ आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हर कोई बोलता है कि जितने भी डॉक्टर वैद्य चिकित्सक के पास मैं गया हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो हर कोई बोलता है ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से ठीक नहीं हुआ हूँ। 28-29 साल की उम्र और लगभग 35 किलो वजन जी। कोई भूख नहीं लगना, कोई पेट साफ नहीं होना, और बिल्कुल शरीर हड्डियों का ढांचा जी। तो सवाल यही जी कि ये तो हर कोई बोलता है कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं ठीक हो जाएंगे। तो उसको बताया, समझाया, काउंसलिंग करी कि आप ऐसे ऐसे ठीक होंगे। फिर अंत में हमने उसको 2 ऑप्शन दिए जी। जैसे वो बहुत दुबला पतला वात का शरीर था, तो जो हमारे 1 जनवरी 2024 में क्लास शुरू हुई थी, तो आरंभ की लगभग 30 कक्षाएं हमारी पूरी वात के ऊपर ही थी जी। तो उसको पूरा समझाया, काउंसलिंग करी, आश्वस्त किया। उसके बाद हमने उसको 2 ऑप्शन दिए कि 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो जी, बस आंख मूंद के, पीछे जो वो इलाज ले रहे थे सब आपने बंद करके हमारे कहने से मेडिसिन शुरू कर लो, या दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये 30 वीडियो देते हैं, आप ये 30 वीडियो सुनो। उसकी हमने उससे फीस ली, और फिर आप 1 महीने के बाद वापस हमारे पास आना,
आप अपना बीमारियां, शरीर सब कुछ समझ जाएंगे जी। तो वो दोनों तरीके से आश्वस्त कर दिया जी। अब बहुत परेशान था, एक रोटी भी टाइम के साथ नहीं खा पा रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पहले आत्मसमर्पण करता हूँ, आप मेडिसिन शुरू करो, साथ में आप मुझे वीडियो भी दो जी। तो मेडिसिन शुरू करी, उसको वीडियो दे दी। 1 महीने के बाद जब वो वापस आया तो उसकी सब जो मन में समस्याएं थी, उसको लग रहा था, कोई बोल दे कि जी आपका लीवर ठीक नहीं है, कोई बोल दे जी आपकी प्लीहा ठीक नहीं है, कोई बोल दे आपकी नाभि डिगी हुई है, कोई कुछ मतलब सब समस्याएं उसके अंदर। डर था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर। तो जब उन्होंने 1 महीने वीडियो सुनी तो उसमें वात के सभी गुण कवर हो रहे थे जी। उसको पूरा समझ आ गया कि मेरा लीवर भी ठीक है, प्लीहा भी ठीक है, नाभि भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस मेरा खाने का सिस्टम ठीक नहीं है, खाने के टाइम ठीक नहीं है, और मैं फिर जो इलाज के नाम पे चीजें ले रहा हूँ वो और भी बीमार बना रहे हैं जी। तो 1 महीने बाद आया तो उसकी भूख, पाचन, कुछ चीजें उसकी सुधर गई, लगभग 30% उसको फायदा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो उसको हुआ कि मानसिक स्तर पे उसको पता चल गया कि मेरा शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, और कितना मुझे ठीक होने में टाइम लगेगा जी। अब लगभग 1 साल हो चुका है। उसका 1 साल में चिकित्सा बड़ी स्लो करी, पहले 2 महीने में उसकी भूख, पाचन सब कुछ बेहतर हो गया जी, बिल्कुल सही, अच्छे से पचने लग गया, सब चीजें खाने लग गया। पहले उसका दूध भी बंद था जी, घी भी बंद था, कच्चा कच्चा उसको खिलाए जा रहे थे जी। तो अब उसको पिछले 1 साल में लगभग 7 किलो उसका वजन बढ़ा है, 35 से 42 किलो का, और उसको कोई समस्या नहीं है, काम अपना वो बढ़िया तरीके से कर रहा है। उस समय तो काम ही छोड़ दिया था। तो 2 महीने बाद जब उसका दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा हुआ, बेसिक चीजें अच्छी हुई, तो उसको बोला कि अब आप थोड़ा कोई भी काम पकड़ें। उससे क्या है, आपका जो मन है वो एक ही चीज पे नहीं रहेगा, वो डाइवर्ट होगा। आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, खाएंगे, काम पे, मतलब यही नहीं, आपका मन केवल बीमारी के प्रति नहीं रहेगा जी। तो जब उन्होंने अपना शरीर चलता कैसे है, गड़बड़ियां क्या कर रही हैं, वो समझा, तो वो ठीक हो गए जी। नहीं तो इतना घूम फिर लिए थे, हर कोई यही बोल रहा कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कैसे। तो हमें दवाइयां के चक्कर में नहीं फंसना है, चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। तो ये शरीर की जरूरत क्या है, भोजन है, दवाइयां नहीं है। फिर भोजन कैसा, क्यों कर रहे हैं, किस समय पे करना है, ये जरूरी है। जो अभी तक 5 नियम पढ़े हैं, अगर इनका पालन नहीं करेंगे जी, तो आयुर्वेद भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा जी। हाँ, अब किसी का कोई सवाल हो तो वैद्य महेंद्र जी ले सकते हैं जी। हाँ जी, सभी से निवेदन है, कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में आ रहा हो सवाल, तो आप हाथ रेज कर सकते हो, आपका सवाल ले लिया जाएगा। आप हाथ उठाइए। हाँ, एक साथी का हैंड रेज है शायद मनदीप के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, मनदीप जी बोलिए। मनदीप जी, हो सकता है गलती से हो जी, और किसी साथी का हो। तो सवाल किसी का नहीं हो तो आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं जी। अगर पिछली 4 वीडियो आपने सुनी हो, कुछ बदलाव हुआ हो, कुछ फायदा मिला हो, तो आप, कोई भी साथी, अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, संजीव जी बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर गुरुजी ने पिछली बार बताया था साग नहीं खाना चाहिए, तो ये सरसों का तेल भी नहीं खाना चाहिए? नहीं सर, सरसों का तेल खाने के लिए विशेष ऋतु बताई है गुरुजी ने, जैसे वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। जैसे वर्षा ऋतु होती है ना, जुलाई अगस्त, हाँ जी, उस समय आप सरसों का तेल ले सकते हो, क्योंकि ये कटु होता है और वहाँ पे कफ का नाश करता है। तो जैसे मौसम वहाँ खराब होता है तो अग्नि विषम रहती है, तो वहाँ पे आप सरसों का तेल ले सकते हो।
अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें क्या लेना जी? इसमें जी आप तिल का तेल ले सकते हो, मूंगफली का तेल ले सकते हो या घी ले सकते हो। ठीक है सर। ऐसा है जी, आज के टाइम में जब से लोगों ने राजीव भाई को सुना है तो एक चीज में ये बदलाव आया। जैसे राजीव भाई ने अपने व्याख्यानों में इतना बताया, लोगों ने डालडा, वनस्पति, ये नकली घी, नकली चिकनाई खाना छोड़ दिया जी और वह सरसों के तेल पे आ गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जी हम 12 महीने एक ही तरह का तेल नहीं खा सकते। जिस प्रकार हम 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते, अगर पहनेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे जी। तो जो तेल है वो भी ऋतु के अनुसार खाना है। जैसे कि गर्मियों के टाइम में, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक का महीना, गर्मियों के टाइम में आप क्या खा सकते हैं, चौंक किस चीज में लगा सकते हैं जी? सबसे बेस्ट बताया है गाय का घी और दूसरे नंबर पे है नारियल का तेल जी। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है गर्मियों के लिए क्योंकि ठंडा है, नारियल का तेल भी ठंडा है जी। अब गाय का घी बहुत महंगा अगर हम मान रहे हैं कि महंगा हो गया है तो हम नारियल के तेल में छौंक लगा सकते हैं। नारियल के तेल के बारे में हो सकता है सुन रहे हो कि पहली बार कि नारियल का तेल खाने के लिए भी हो सकता है, अभी तक सुना होगा लगाने के लिए होता है जी। नारियल का तेल खाने के लिए भी होता है और खाने के लिए ही होता है और इतना अच्छा छौंक लगता है उसमें कि आपको पता ही नहीं चलता कि देसी घी में लगा है कि नारियल में लगा है जी। जो लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ शुद्ध नारियल का तेल हो। तो गर्मियों में 2 ऑप्शन है जी, गाय का घी पहला और नारियल का तेल दूसरा। फिर गर्मियों से हम आते हैं सर्दियों के 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 4 महीनों में बेस्ट है मूंगफली का तेल जी। हम सब मूंगफलियां खाते ही हैं जी इस सीजन में, क्योंकि ये सीजन ही मूंगफलियों का है। तो बेस्ट है छौंक लगाने के लिए मूंगफली का तेल। उसके बाद है गाय का घी जी, अगर मूंगफली का तेल नहीं खाना है। तिल का तेल हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है जी खाने के लिए। खासकर तिल का तेल बहुत गर्म होता है, उन महिलाओं को खिलाया जाता है जिनके अंडे मैच्योर नहीं होते जी। नहीं तो तिल का तेल लगाने के लिए अच्छा है जी, मालिश करने के लिए। तो अगर आम जन ने किसी ने खाना है तो मूंगफली का तेल ज्यादा अच्छा है या फिर गाय का घी। और फिर आती है हमारी वसंत ऋतु जी, जब सीजन चेंज हो रहा है। अब ये मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च या फरवरी मध्य से अप्रैल मध्य तक 2 महीने, वसंत ऋतु के 2 महीनों में शरीर में कफ का प्रकोप रहता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडा चिकना खाया है तो जैसे पहाड़ों में बर्फ जमा होती है ऐसे हमारे शरीर में कफ जमा होता है जी। और फिर वसंत ऋतु में सीजन चेंज होने पे जैसे पहाड़ों में बर्फ पिघलती है तो हमारे शरीर में भी वो कफ पिघल के बीमारियां पैदा करता है जी। तो उस समय सरसों का तेल केवल उन 2 महीनों में खाने के लिए है। या फिर वर्षा ऋतु आती है जो बारिश के 2 महीने, बारिश के 2 महीनों में ऐसा है कि जिस दिन बारिश हो, बादल छाए हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, उस दिन आप सरसों का तेल खा सकते हैं, उसके पकवान भी बना सकते हैं। और बारिश के दिनों में, जिन दिनों तेज धूप निकली है, बारिश नहीं है, उस समय नारियल का तेल या गाय का घी का भी छौंक लगा सकते हैं। तो बारिश के दिनों में केवल जिन दिनों बारिश है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा है, उन दिनों में। तो पूरी साल के हिसाब से इस प्रकार हम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और ऋतु के अनुसार ही हमने करना चाहिए। ये नहीं कि 12 महीने एक ही कर ले जी। एक बार सरसों का शुरू हो गए तो सालों साल वही खाते हैं। हम सालों साल एक ही तरह का कपड़ा नहीं पहनते, सीजन के अनुसार बदलते हैं। तो उस प्रकार सीजन के अनुसार खान पान भी बदलना जरूरी है जी। संजीव जी, किसका था ये सवाल? हाँ जी, मंजीत जी का था जी। नहीं, मेरा था जी, संजीव जी का था ये सवाल। हाँ, हो गया जी क्लियर? हाँ, हो गया सर, गुरु जी हो गया पूरा क्लियर। ठीक है। हाँ जी, और आत्म प्रकाश जी आप बोलिए। हाँ जी, और कोई साथी सवाल रख सकता है? नमस्कार जी। नहीं, मंजीत जी नमस्कार जी। मेरा एक सवाल था। हाँ जी, बोलो जी। मैं जब भी मतलब थोड़ी फालतू मिर्च खा लूंगी, हाँ जी, तो सर में खुजली होने लग जाती है।
कौन सी मिर्च? सब्जी में मिर्च, येलो हरी मिर्च। हरी मिर्च गर्मियों में या सर्दियों में? कभी बारमास। अच्छा, और घी नहीं डालते आप? घी का छौंक लगता है जी। नहीं, ऊपर से घी डालते हैं, एक डेढ़ चम्मच। हाँ डालते हैं। लेकिन मिर्च का ज्यादा डाल रहे हो फिर, इसका मतलब आप? ना, एक दो मिर्च बस। नहीं, बाकी घर वालों को भी ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ मेरे को ही होता है। तो फिर आपका समझ लो पित्त बढ़ा हुआ है जी यहाँ पे। आपके शरीर में पहले से ही गर्मी है और वो मिर्च के साथ जैसे जुड़ के वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है वहां पे बात, और आपको खुजली वगैरह जो भी होती है, क्योंकि आपका पित्त यहाँ पहले से बढ़ा हुआ है, तो आपको मिर्च बल्कि और सदस्यों से कम लेनी चाहिए आपको यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आपके अंदर गर्मी है पहले। और भी सिम्टम आपको नजर आते होंगे गर्मी के? ना जी, और कोई सिम्टम नहीं, बस सर में खुजली होती है और कहीं नहीं होती। और थोड़ा बहुत जब रोटी खाता हूँ तब मिर्च लगेगी, जब तक होगी बस, फिर नहीं होगी। फिर आपका कहीं जीभ पे कोई छाले वगैरह हो? हाँ है, एक है, अभी वो थोड़े दिन पहले हुआ है। अधिक प्यास लगती हो, अधिक पसीना आता हो? ना, पसीना तो नहीं आता जी। तो वो आपको फुल जो भी है ना अंदर, थोड़ा बहुत जख्म है, फुल्का है, कुछ भी है, वो आपका गर्मी का संकेत है वहां पे। अच्छा जी। वहाँ अपनी गर्मी शांत करो यहाँ पे भैया, और गर्म चीजों को ना बंद करो कुछ दिन तक। देखो ऐसा है जी, जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को आयुर्वेद में दोष कारक बोला गया है जी। हम क्या करते हैं, पका हुआ आम खाते हैं जी, हम हरा आम नहीं खाते, कच्चा आम नहीं खाते, इसलिए आप हरी मिर्च ना खाएं। अगर आप लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी मात्रा में तो वो चलेगी, उससे कोई समस्या आपको होगी नहीं। हरी मिर्च आप पूरी तरह से बंद कर दें। हरी मिर्च या कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज ये बंद कर दीजिए आप। हरी मिर्च को बंद कर दें, वो दोषकारक है। पक्की लाल मिर्च खाएंगे तो उससे समस्या नहीं आएगी, जिस प्रकार हम पका हुआ आम खाते हैं जी। हरी मिर्च बंद कर दो जी आप। गुरुजी, लाल मिर्च से ज्यादा डरते हैं लोग, यहाँ पे इनको छौंक में बोलो भी भून के उसका छौंक में। हाँ, जहाँ पे आप छौंक में हरी मिर्च डाल रहे हो वहीं पे छौंक में लाल मिर्च डाल लेना है जी। लाल मिर्च क्या है, वो पकी हुई है, पूरी तरह से परिपक्व है, तो उससे समस्या नहीं आएगी। हरी मिर्च उसी प्रकार दोषकारक है जैसे हरा या कच्चा आम होता है जी। तो हरी मिर्च आप बंद कर दें, फिर बताएं जी अपनी समस्या। हाँ, अगर किसी साथी का कोई सवाल नहीं हो तो वैद्य अनुवृत जी आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। अनुवृत जी। सर जी, जैसे ये तो बताया मौसम में ऐसा, लेकिन सभी भारत में सभी जगह इसी तरह होता है। ऐसे जहाँ गर्मी होता है ये ठंडा नहीं होता, जैसे महाराष्ट्र हो गया और गुजरात, ये समय ठंड होता है। तो फिर हमने देखो ठंड में भी क्या ऑप्शन है राजेश जी, मान लो महाराष्ट्र में या गुजरात में उधर ठंड उस तरह से नहीं होती है, तो आप हमने ऑप्शन क्या देखा सर्दियों में भी, मूंगफली का या गाय का घी। तो आप अगर वहां ठंडा नहीं हो रही है तो गाय का घी ले सकते हैं, या ठंड आपको लग रहा है इतनी नहीं है तो नारियल का ले सकते हैं राजेश जी। हम वैद्य महेंद्र जी, मंजीत जी का कोई सवाल है? सवाल हो जी साथी, और बोलिए। राजेश जी, आपका सवाल क्लियर हो गया? हाँ जी, मंजीत सिंह वो बोल रहा था जी। हाँ जी, बोलिए जी। पिछली क्लास में जो खाने के बारे में बताया गया था वैद्य जी द्वारा, उसका काफी अच्छा रिजल्ट रहा जी। अब हमने बंद कर दिया जी, पीतल की कढ़ाई बनाना शुरू कर दिया और गैस को भी लगभग अवॉइड करना शुरू कर दिया जी। अब वाह जी वाह, स्वागत है जी। बना दिया जी पीतल की कढ़ाई में। जी बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। हमें तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी, कोई साथी हमारे द्वारा कोई भी फायदा अगर किसी को मिलता है तो बहुत खुशी होती है जी हमें इन सबों की, ताकि और भी साथी जोड़े करो जी साथ में। संख्या थोड़ी अभी बढ़ नहीं पाई है जी, जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं। संख्या बढ़ाओ सभी साथियों, और आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार जी।
हाँ वैद्य शेषन जी बोल रहे हो आप। हाँ मंजीत जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप इसके पात्र थे, आपने इसको अचीव करा। तो और भी साथी इस छोटे छोटे अपने प्रयोजन हैं जो वो आप बताएंगे ना, तो इस ग्रुप का सार्थक होता चला जाएगा जो मिशन है। आप बेझिझक गलत ठीक जो भी कर रहे हो आप बताइए एक बार। आपने सबसे जरूरी बताना है, मंजीत जी ने चौथी क्लास मारने के बाद बोल दिया कि हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो मंजीत जी, आपने कैसा अनुभव लगा? ये क्लास ठीक लगी, गलत लगी? मजा है जी, उसका टेस्ट भी अलग है जी, काफी अच्छा बना उसमें। चलो आप धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। और भी साथी जिसका भी जो अनुभव, छोटा अनुभव हो चाहे भले ही एक ऑप्शन का हो, तो आप कृपया करके बताने का कष्ट करें। और ये हमारे श्री नरेंद्र ढाला जी को जाता है, क्योंकि उनकी अथक मेहनत से हम सब इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मंजीत जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और देखो आप जैविक तो कर रहे हैं मंजीत जी, लेकिन जैविक का जो पूरा लाभ था वो शायद अभी तक नहीं ले पा रहे थे, अब पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको आप जैविक देंगे उनको भी एक बात बोलना कि आपने जैविक तो ले लिया है, लेकिन इसको कुकर में नहीं गड़ाना है, इसको अच्छे बर्तन में ही बनाना है जी। आप जिसको देंगे अपना प्रोडक्ट उसका और महत्वता बता पाएंगे, भाई इसका असली मजा, असली फायदा आपके नन्हे मुन्ने जो भविष्य है आपके बच्चे, उनको तभी मिलेगा अगर ये अच्छे बर्तन में बनेगा और टाइम से खाना खाया गया होगा। अगर ये दो बात और आप बताएंगे मंजीत जी उनको, तो आपका जो मिशन है जैविक करने का वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा जी। हाँ जी, कोई और साथी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो जी? सभी वैद्यों को नमस्कार जी। हाँ तो जी। मंजीत जी, जो आप सब बर्तन लेके आए हो पीतल का, तो उसके अंदर कलई वगैरह कड़ी होनी चाहिए, वरना उसका साइड इफेक्ट भी होता है। गुरु जी इसका थोड़ा संदेश होता है। ये तो पहले से ही है जी, अपने घर में काफी पुराना था, हमारी मदर के टाइम का ही है, उसमें सब वो रखा था जी पहले से ही, अपनी भाड़ा से जी। हाँ पहले टाइम से काफी पुराना है जी, मतलब चलता ही रहता था वो, लेकिन अब सब्जी वगैरह की इसमें शुरुआत कर दी है जी। अब बहुत है जी, बहुत। और साथी जो भी कुलदीप जी का सुझाव बड़ा अच्छा था। जो भी साथी पित्तल का इस्तेमाल करें खासकर सब्जी बनाने के लिए, तो उसमें कलई जरूर कलवा लीजिए। एक कलई होगी धातु की, तो उसके बाद फिर हम उसमें छौंक आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो वो फिर रिएक्शन होता है जैसे हम टमाटर आदि उसमें डालते हैं। तो कलई करके ही पित्तल का बर्तन इस्तेमाल करें जी। तो मंजीत के घर में पहले ही रखे थे, बस एक समझ के तहत चर्चा करी तो ये बदलाव हो गया जी। कुलदीप जी जी, सभी सदन को नमस्कार। हाँ जी। पिछले सेशन के दूसरे दिन मंजीत भाई से मेरी बात हुई थी। हाँ जी। तो इसी विषय के ऊपर हमारी चर्चा चली, कम से कम ये आधा घंटा फोन चला होगा हमारा। हाँ जी। तो जैविक तो हम दोनों ही कर रहे हैं। वाह जी वाह। तो जैविक के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दूं। मैंने 35 साल हलवाई का काम किया है। ठीक है जी। तो उसमें मेरे को ये पता था कि कौन सा अनाज किस तरीके से गलता है, अग्नि पर कितनी देर में गलता है, गैस पर कितनी देर में गलता है, गैस पे क्या दिक्कत होती है, अग्नि पर क्या फायदे हैं। हाँ जी। उन सिलसिले में नॉलेज था मुझे। ठीक है जी। तो इसलिए, और अभी जो आपने जो धातु का नाम लिया ना, वो धातु नहीं होती, वो सुहागा होता है भाई। अच्छा जी। हाँ, तो सुहागे के अंदर क्या होता है, बोरोन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो जैसे हम पित्तल के बर्तन के ऊपर करते हैं, तो वो हमारे शरीर में कट कट के जाता है, तो उन चीजों की हमारे शरीर को भी पूर्ति करता है। लोहे में क्या होता है, आयरन होता है। हाँ जी। हाँ जी। आयरन धीरे धीरे जाएगा, हम कच्चा लोहा नहीं चबा सकते, पानी के साथ में पाउडर नहीं ले सकते। ठीक है, हमारी सब्जियों के अंदर, हमारे भोजन के अंदर धीरे धीरे डाइल्यूट होकर जाएगा, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऑक्साइड फॉर्म में ही हजम कर सकते हैं। सल्फेट भी हमारे लिए खतरनाक है। तो इन बर्तनों में ये चीजें पूरी होती हैं। अब मिट्टी के अंदर भी मतलब हमें क्या मिलता है, मिट्टी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान ले अपना ये अग्नि तत्व को बढ़ाता है। हाँ जी। क्योंकि अग्नि तत्व का कोई वेट नहीं होता शरीर में,
बाकी सभी के मतलब कोई 1% है, कोई 21% है, कोई 70% है, लेकिन अग्नि हम उसको मात्रा में नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो भी मिट्टी का बर्तन है उसके अंदर हमारा अग्नि तत्व बरकरार बना रहता है। ये चीजें हैं। फिर लकड़ी के क्या है, लकड़ी के बर्तनों में जैसे मान लो हमें नीम लिया, तो नीम से हमारा मतलब कफ पित्त और ये बैलेंस रहेगा। दूसरे लकड़ी के बर्तन हम लिया जामुन का, तो जामुन में क्या है, जामुन में भी आयरन है। ऐसे करके हमारे ऋषि मुनि, ये मैं आपको आज से ये मान के चलो 5000 से पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो लोग भी तो ये स्टील बना सकते थे। उनके पास मशीन नहीं थी, हथौड़ी नहीं थी, क्या नहीं था। बिल्कुल। लोगों ने तांबा पीतल लोहा क्यों बनाया? क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज बढ़िया है। उन्होंने लकड़ी का क्यों बनाया, उनको पता था। इन चीजों के भी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपने इतनी जानकारी दी और सभी साथियों को जानकारी मिली, तो सभी हम बधाई के पात्र हैं जी। और हम इसी प्रकार के सहयोग की कामना करते हैं जी। जो सभी साथी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करो जी। क्या पता किसी भी साथी के पास कितनी बड़ी अहम जानकारी रखी हुई है और वो सभी साथियों के पास अगर पहुंचेगी तो सभी साथियों का जीवन सुधरेगा जी, स्वास्थ्य सुधरेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जी एक नवीन भाई ने कहा कि सभी किसान भाई जैविक उगाए। हाँ जी, उगाने वाले जैविक बहुत है, किसान करने वाले बहुत है। क्या है कि एक तो नेचुरल जो बीज है हमारे, उसमें पैदावार कम होती है। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या, जैसे मान लो हाइब्रिड बीज लगाया हमने, गेहूं का ले लेते हैं, एक नॉर्मल खेती होगी तो 40 मन से कम नहीं होगा। अगर हमने नॉर्मल अपना अपना बीज लगाया, जैसे कुछ वैरायटियां हैं पुरानी, अपना देसी गेहूं है 306, अपना बंसी गोल्ड है, अपना सोना मोती है, तो ये पुरानी वैरायटियां हैं। इनकी यील्ड 25 मन से ऊपर नहीं आती। ठीक है जी। तो किसान को पैदावार तो उतनी चाहिए ना। फिर लेने वाले क्या करते हैं, लेने वाला कस्टमर भी मिल जाता है, लेकिन हमारे भाई, हमारे काम करने वाले हमारे ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ये मैंने बड़ी विडंबना देखी है, क्योंकि किसानों के साथ बहुत जुड़ाव है मेरा। तो कोई कस्टमर मान के चलो उसने 4000 रुपए का रेट रख दिया। हाँ जी, तो एक जो नकली काम कर रहा है वो क्या बोलेगा, भैया ये 4000 का नहीं, ये 3000 का है। तो हमारा ही भाई तो हमारी टांग खींचने शुरू कर देते हैं, इसलिए लोग पीछे हट रहे हैं। नहीं तो आज भी हमारे देसी बीजों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन लगाने वाले नहीं है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा गहन विचार करना पड़ेगा, हमें एफपीओ बनाने पड़ेंगे, कस्टमरों की मदद करनी पड़ेगी कि भैया ओरिजिनल चीज तसल्ली करके, जो किसान जैविक कर रहा है, आपने मंजीत भाई कर रहा है, सेशन कर रहा है, और भी किसान कर रहे होंगे, मैं जानता नहीं। कुलदीप जी भी कर रहे हैं जी, कुलदीप जी भी कर रहे हैं अपने ग्रुप में, और अपने ग्रुप में जोगेंद्र जी नौथा से उसकी टीम कर रही है, और शायद आर्य जी आए हुए वो भी कर रहे हैं। और वैसे जी अगर परमिशन होते का अपने अंदर मात्र शक्ति है, ज्वाइन कर रखे है, रितु नाम से है, क्या हम उनसे अरदास करेंगे कि 2 मिनट वो अपना विचार रखें? हाँ ले से संजय। रितु जी बोलिए, आपसे स्वागत आपका। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सेशन बीच बीच में सुनती हूँ, मैंने एकदम कॉन्टिन्यूस नहीं सुना है, लेकिन सेशन बहुत अच्छा लगता है। और मतलब 30-40% मतलब नॉलेज मिली है, क्योंकि सारा मैं सुन नहीं पाई अभी। तो मैं कोशिश करूंगी। बाकी हाँ, हमें जानकारी नहीं है कि हमारा शरीर क्या है, वात पित्त कफ, जो मैंने सुना, जितना थोड़ा बहुत समझ में आया मुझे। तो अभी हमें ये जानना जरूरी है। बाकी जो भी आप बता रहे हैं वो सब सही है, तो मैं इससे मतलब सहमत हूँ। रितु जी आप हो कहाँ से? मुझे नरेंद्र वैद जी जानते हैं, मैं यही पंचकुला सेक्टर 20 में रहती हूँ। स्वागत है जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, वैद जी मुझे जानते हैं, मैं वैद जी के पास जाती हूँ, लेती हूँ मेडिसिन वगैरह। हाँ, बाकी नहीं जानते ना, हम इसलिए पूछ रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं आप ठीक है। धन्यवाद आप सबका, इतना एफर्ट करने के लिए। आप लोगों को बहुत सही रास्ते पे ला रहे हैं,
हाँ जी, बाकी लोगों का है कि वो उनको कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो तो लोगों के ऊपर बात है। कोई बात नहीं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कोई नहीं रितु जी, आपको वात पित्त कफ तीनों की जानकारी आने वाले समय में बिल्कुल हो जाएगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा खुद का शरीर भी पित्त प्रकृति का है, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है और इतनी हीट है कि मेरे पैरों में पानी वाले छाले बन जाते हैं। और मतलब मैं इतनी तेज सर्दी में भी मतलब रजाई को ऐसे उतार के फेंक देती हूँ कि मुझे गर्मी बहुत लगती है। लेकिन अभी मैंने 1 साल से एकादशी का सिर्फ पानी पे फास्ट करना शुरू किया, तो उससे मुझे बहुत फर्क मिला। ठीक है, नहीं मैडम, यहाँ पे बेसिक समझोगे ना, आप जिस समय बेसिक समझ जाओगे पूरा, हाँ जी, फिर आप अपने आप में फर्क महसूस होगा। और थोड़े ही दिन आपको 20 दिन या 1 महीने तक दवाई लेनी पड़ेगी शुरू में, और आपका अच्छा, पित्त शांत हो जाएगा, और पित्त शांत हो जाएगा तो आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये नरेंद्र जी से ही लेकर आऊँ मेडिसिन दवाई। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, उनके पास जाऊंगी। हाँ जी, तो अभी मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं अनीमा ले लेती हूँ अपने आप से, अनीमा लेने से और एकादशी का सिर्फ पानी पे मुझे व्रत करने से ही काफी रिलीफ मिल गया। तो ये मुझे समझ में आई है कि हाँ, मेरी पित्त प्रकृति है, तो मुझे गर्म चीजें से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे सरसों का तेल, अभी मुझे पता नहीं था, मैं भी सरसों का तेल यूज कर रही थी, लेकिन अभी मैंने आपसे सुना तो मैंने ये चीज नोट की है कि जब भी मैं सरसों का तेल वाला पराठा या कुछ भी चीज खाती हूँ तो वो मुझे उसमें और गर्मी होती है। हाँ वो कटु होता है जी, गर्म होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको विशेषता है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में लेने के लिए बोल रहा है, जिस समय कफ प्रबल होता है वहां पे। ग्रीष्म नहीं, वसंत। हाँ, बसंत जी और वर्षा जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं गुरु जी अभी वो नोट कर रही थी आपका, मैंने लिखा है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपने सरसों का तेल बोला है, और मैं वो नहीं सुन पाई कि आपने एक ग्रीष्म ऋतु में आपने सरसों का तेल बोला है, जब रेनी सीजन देखो इसमें है। हाँ मैडम, आप दोबारा सुनो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपने मूंगफली का तेल लेना है जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। बसंत ऋतु है, जैसे मार्च और अप्रैल बसंत ऋतु में सरसों का, और जुलाई और अगस्त वर्षा ऋतु है, उसमें भी सरसों का। ठीक है जी। हाँ जी। और आपने नारियल का तेल बोला गर्मी में। हाँ, वो गर्मियों में ठंडा होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे मेरी पित्त प्रकृति है तो मेरे को गाय का देसी घी यूज करना चाहिए ना। हाँ जी, गाय का घी सबसे हल्का होता है, और अग्नि के लिए, पेट की अग्नि के लिए सबसे अच्छा होता है जी मैडम। हाँ जी, तो अभी ये बताओ कि जैसे मैं लगातार गाय का देसी घी ही यूज कर रही हूँ, उसके अलावा अभी कुछ नहीं यूज कर रही इस समय, तो मुझे वही करना चाहिए या मैं बीच में बदल के मूंगफली का तेल, क्योंकि मुझे मूंगफली का तेल भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए गर्म रहेगा। नहीं मैडम, अभी आपको पेट की वो अग्नि ठीक करना है, अपने दीपन पाचन ठीक करना है। शुरू में जो हम हर रोगी का शुरू के 20 दिन या 25 दिन तक दीपन पाचन ठीक करवाते हैं शुरू में। हाँ जी, चाहे महेंद्र जी, मैडम जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है 12 मास गाय का घी, जिससे अफर्ड हो सकता है वो कर लेना चाहिए। इसमें हाँ जी, मैं गाय का घी, तो अभी गाय का घी ही मैं यूज कर रही हूँ लगातार, वही सबसे अच्छा जी। और साथियों देखो, एक नारी शक्ति हमारे बीच में है, और मंजीत जी आप जो प्रश्न था वो आपका सोल होगा, और साथियों का भी सोल होता चला जाएगा, ताकि अपनी माताओं बहनों को साथ में बिठाओ और उनको बताओ कि हमारे ग्रुप के अंदर मातृ शक्ति भी है, क्योंकि वो भी इस समाज का सबसे बड़ा उत्थान मातृ शक्ति कर सकती है। हम तो लाइन पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाक्य में लाइन तो यही बढ़ाती है। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। ये तो है, क्योंकि हमें देखो घर का जो हम खाना बनाते हैं वो औरतों का काम है, तो वही ज्यादा अपने परिवार को थोड़ा स्वस्थ रख सकती हैं और इन चीजों की तरफ ध्यान रखकर। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। जी ठीक है मैडम। डॉक्टर साहब तो नरेंद्र जी आपके पास ही बैठे हैं जी, आप मिलो वहाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो उनसे मिलती रहती हूँ, वो मुझे जानते हैं नरेंद्र राय जी, मैं उनके पास जाती रहती हूँ। हाँ, दीपन पाचन शुरू में ठीक करेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी।
धन्यवाद जी। धन्यवाद रितु जी। अनुवृत जी, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। अनुवृत जी। जी गुरु जी, सभी साथियों को नमस्कार। आशा है सभी के प्रश्न काफी हद तक सॉल्व हो गए होंगे और आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम अब कक्षा को समापन की ओर ले जाते हुए जैसे कि आज का विषय था, हमने आज 5वें रविवार में प्रवेश किया और अपना जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक की हमने जो पिछली 4 कक्षाओं में हम पढ़ते हुए आ रहे थे, तो उसके बाद हमने आज ये जाना कि अगर हमारा भोजन हर तरीके से हमने समय पे भी किया है और हमने अच्छे पात्र में भी पकाया है और हमने उसके साथ कोई सलाद या लिक्विडिटी वाली चीज नहीं ली है, तो भी अगर हमारा अन्न जो उग के आ रहा है, जो हम पका रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, तो वो जहर मुक्त नहीं है, वो रसायनों से युक्त है, तो भी हमें वो नुकसान देने वाला है। तो आज का ये एक महत्वपूर्ण विषय था और ये केवल हमारे शरीर के लिए ही महत्व का नहीं है, ये बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्व रखता है। क्योंकि अगर हम लोग जहर युक्त अन्न उगाते रहेंगे तो हम भूमि की दशा को इस स्तर पे ले जाएंगे कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमें कोसेंगी कि जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे माता पिता थे या हमारे दादा दादी थे, वो हमारे सामने एक ऐसी भूमि को छोड़ के चले गए जहाँ पे अब कुछ उगता ही नहीं है। तो जब उगेगा ही नहीं तो उसकी क्वालिटी का ही हम लोग क्या स्तर मेंटेन कर पाएंगे आगे जाके। तो और अभी आज के समय में एक समस्या और है कि जलवायु परिवर्तन भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसके पीछे भी जो अंधाधुंध रसायनों का और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा योगदान है इसमें। तो हम जो अब जब अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हमें चारों तरफ ये देखना होगा और सोचना होगा कि भूमि का भी हमें स्वास्थ्य हमारा वो मेंटेन रहे, तभी हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रह पाएगा। रसायन के इस्तेमाल से भूमि, ना सिर्फ भूमि का बल्कि जो भूमि के अंदर भूमिगत जल है, क्योंकि जल का तो एकमात्र स्रोत वही है। आज हम सोचते हैं कि शहरों में तो लोग जल लेते हैं, जो कैंपर वगैरह आते हैं घरों में, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं से वो नीचे से ही पानी निकाल के बोरवेल के थ्रू और उसको फिल्टर करके या फिर उसका जो है आरओ सिस्टम में, बड़े बड़े आरओ सिस्टम में उसको फिल्टरेशन करके उसको घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो भी अगर दूषित होगा तो वो कितना उसमें क्वालिटी है। हमने अपने जल को भी दूषित कर दिया, हमने अपने भोजन को भी दूषित कर दिया और फिर हम उसको, अब हमारे को ना पकाने की नॉलेज है, उसको ना समय पे खाने की नॉलेज है, तो हमारा स्वास्थ्य कहाँ से मेंटेन रहेगा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन वास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारे विचार भी अच्छे होंगे, जब विचार अच्छे होंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा, हम अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, आज भाग दौड़ में, कमाई में के चक्कर में सुबह से शाम तक सब लोग लगे हुए हैं और कोई भी अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम भी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे कमाई का भी फायदा क्या है। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, इन सब पे विचार करना पड़ेगा हमें। और जो जैसा कि यहाँ पे कक्षा में हमें बताया जा रहा है, जो नियम उनका पालन करेंगे हम, तो उससे हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आएंगे ही धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 वर्ष से जुड़े हुए हैं यहाँ पे गुरुजी के साथ, तो हमने ये सब परिवर्तन किया, तो हमें भी वो बदलाव देखने को मिले। और जैसे कि हमारी जो टीम के साथी हैं, जो वैद्यगण हैं हमारे, ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना अनुभव ही शेयर कीजिए अगर आपके पास प्रश्न नहीं है। जैसे कि कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी जानकारियां दी आज, तो इनका अपना अनुभव है तो इन्होंने वो शेयर किया। रितु जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया यहाँ पे। तो ऐसे जो यहाँ पे कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, कक्षा में अपना समय दे रहे हैं, तो उनका स्वागत है और इससे हमारी टीम का उत्साहवर्धन होता है। जब हम आप लोगों के जीवन में आए हुए परिवर्तन का अनुभव देखेंगे तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा, हमारा आगे इस कार्य को और हम लोग अच्छे से कर पाएंगे।
तो ये सारी चीजें आप लोग अपने जीवन में उतारिए, अपने अनुभव यहाँ पे साझा कीजिए हम लोगों के साथ। हम हर हफ्ते अपनी साप्ताहिक कक्षा में जब भी जुड़ते हैं और बड़ा अच्छे से अब ये कक्षा हमारी आगे की दिशा में बढ़ रही है सकारात्मक विचारों के साथ। तो आज इसी के साथ हम लोग विषय की समाप्ति करेंगे और कक्षा की समापन की घोषणा करेंगे। सभी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी अनुव्रत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है जी, स्वागत है जी आपका। और कोई भी साथी बोलना चाहता हो, जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, कोई वैद्यगण हो या नया साथी हो? आज जी मैंने ग्रुप में डाल दिया मैसेज, कौन से महीने में क्या खाना है, कौन से महीने में क्या नहीं खाना है। ठीक है जी, तो स्वागत है जी आपका। और मैं एक जैविक कैलेंडर आता है हमारा, यानी कि अभी मार्च में से चालू होगा वो 1 अप्रैल से, और अगले मार्च 31 तक का कैलेंडर हम जैविक कैलेंडर छपवाते हैं। उसमें ये भी दे रखा है कि किस तिथि को क्या खाना है, किस तिथि को क्या नहीं खाना, किस वार को क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो कैलेंडर भी मंगवा लेना, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है जी, स्वागत है जी आपका। सभी साथियों को जानकारी मिल चुकी है। जो भी कैलेंडर लेना चाहता हो या जो भी सेवा कुछ भी लेना चाहता हो, तो सभी साथी ग्रुप में ज्वाइन है, तो आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी आपका। और साथी वैद्य सेशन जी समाप्त करें, समय हो गया है। हाँ वैद्य जी, मेरे ख्याल से तो कर ही देना चाहिए। और किसी भाई साहब का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आज का विषय कैसा लगा उसके बारे में कोई साथी बोलता हो तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन भाई बहुत बढ़िया विषय है अपना। और देखो धीरे धीरे आज हम 25-26 लोग आए हैं, कल 126 भी आएंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी हमारे एक दूसरे से जब हम अपने ग्रुपों में डालेंगे। अभी तक डाला नहीं है। और दूसरा मैं इसका कैलेंडर का पीडीएफ दे दूंगा आपको, वो भी आप शेयर कर देना। पीडीएफ में भी अपना उतना ही काम है। ठीक है जी। हाँ जी, से एक अनुरोध जरूर है जी, जितने अपने साथी ये क्लास में, मेरे ख्याल से ये तो इस प्रकार की पोस्ट डालनी है या किसी के संपर्क में जो है ना भाई, ये गुड मॉर्निंग फलाना धकरा वकरा स्वास्थ्य संबंधित कोई अच्छी बात हमने देखते देखते वीडियो आ गई या कोई कारण आ गया तो हम डालना चाहिए। नहीं तो ग्रुप में ना कुछ इस प्रकार की कई बार बच्चे भी डिलीट करते देखता हूँ मैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के इस ग्रुप में ना डाले, आपसे नम्र निवेदन है। और अच्छी जानकारी जिस भाई को भी हो वो डाले, क्योंकि यह अच्छी जानकारियों के लिए समूह बनाया है, ना कि कोई बेकार का समय वेस्ट करने के लिए। तो इसमें दो चीजें नष्ट होती है। एक तो जो पोस्टर डालते हैं पढ़ने वाले का टाइम, दूसरा मोबाइल की गैलरी, ये बढ़ते हैं और उसमें कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल श्रीमान जी, श्रीकृष्ण जी, ये एक ऐसा होना चाहिए कि या तो मतलब की चीज आई होगी भाई, बिल्कुल बेकार की चीज नहीं है। एक देखना वाला लगे भाई हाँ इस ग्रुप में तो यही आएगा जो जरूरत है। मेरे ख्याल से हम जिस भाव से जोड़ते हैं, जिस भाव से जुड़ते हैं वो भाव खत्म हो जाता है और उसके आगे आया ग्रुप, उसमें तो बस क्लिक करना है, उसका तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन सामने वाले का कितना प्रॉब्लम है, कितना टाइम उसका वेस्ट जाता है, ये कोई नहीं सोचता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास का हम समापन करते हैं जी। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने साथ नए साथियों को भी क्लास में लेके आओ जी। और जो ये वीडियो बनती है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कोई सुन के 2-4 नियम बदल ले तो उससे ही पूरा उसका स्वास्थ्य बदल जाए। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा साथियों को जोड़ें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। हाँ सेशन जी समाप्त करें। हाँ जी, सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। एक बार फिर सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।